हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी। दोस्तों, क्लास 11th फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम। क्लास 11th फिजिक्स के अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी का। थर्ड चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आज। थर्ड चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल किसी एक दिशा के अंदर जब मूव करता है तो वो किन किन स्थितियों से गुजरता है, उसको सोल्व करने के लिए कौन कौन सी इक्वेशन की हमें जरूरत होती है, वो सारा आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को एक और नाम से जानते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? या मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायरेक्शन। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायरेक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर। ठीक है दोस्तों, मोशन इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। अब एग्जांपल देखो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। यानी देखो कि कोई चीज स्टार्टिंग में यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, तो वो मूव करे इस तरफ और वो पहुंच गई बी पॉइंट। तो ये ए और बी क्या है दोस्तों? ऐसे पॉइंट हैं जो एक ही लाइन के ऊपर मौजूद है या फिर एक डायरेक्शन में मौजूद है। या फिर कोई चीज बी से वापस ए की तरफ आई, ए से बी की तरफ जाएगी तो कौन सा मोशन हो गया दोस्तों? फॉरवर्ड। कौन सा होगा? फॉरवर्ड। अगर बी से ए की तरफ आती है तो क्या होगा हमारा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। इसी प्रकार देखो, अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है तो वो अप हो गया और नीचे की तरफ आएगी तो डाउन हो गया। लेकिन ये होंगे किसके अलोंग? एक लाइन के अलोंग होंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता जैसे कोई चीज ऐसे चल रही है और वो आप दूसरी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो। एक लाइन के अलोंग जाएंगे, ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे या फिर आगे जाएंगे और पीछे। ठीक है दोस्तों, तो वन डायरेक्शन यानी एक ही डायमेंशन के अंदर कोऑर्डिनेट होंगे पोजीशन में। ठीक है। अब दूसरी जो डेफिनेशन है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स के अंदर आता है दोस्तों कि जब कोई बॉडी मूव करती है उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ इक्वेशंस की जरूरत होती है। तो उन इक्वेशन की स्टडी को क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स बोलते हैं। यानी हमें जो मोशन है उसका कारण नहीं जानना, सिर्फ उसको सोल्व करना है, उसको डिस्क्राइब करना है कि वो कैसे मूव कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पार्टिकल है वो किस प्रकार मूव कर रहा है, लेकिन किस कारण मूव कर रहा है वो हमें नहीं बताना। तो वो आता है काइनेमेटिक्स के अंदर। काइनेमेटिक्स के अंदर क्या आता है दोस्तों? जब हम ये बताते हैं कि मोशन किन इक्वेशन के सोल्व होगा, मतलब किन इक्वेशन से मोशन सोल्व होगा, ये नहीं बताएंगे कि मोशन किन कारणों की वजह से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। अब देखिए, किसी भी चीज की हमें मोशन के बारे में कैसे पता चलेगा कि कोई चीज मूव कर रही है या रेस्ट के अंदर है? ठीक है, ये चीज कैसे पता चलेगी? ये चीज पता चलेगी दोस्तों जब मान लिया कोई चीज यहाँ पे है, ठीक है, ये कोई चीज यहाँ पे है और थोड़ी देर उसकी पोजीशन बाद इसकी पोजीशन ये है। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हो गया बी। तो थोड़ी देर पहले वो ए पे थी, कुछ समय बाद बी पे आ गई, तो मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन उसकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है ये देखना है हमें कि उसकी पोजीशन है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। जिस रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? अब जो भी पोजीशन चेंज होती है वो किसके रेफरेंस में होती है? वो होती है रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस से हम देखते हैं कि कोई चीज चेंज हुई है या नहीं हुई। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है दोस्तों? जब
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लिखते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स वाई और जेड। कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग तरह के होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो एक्सिस होते हैं उसके लोग हम क्या लिखते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हमारे कौन कौन से हैं दोस्तों, एक्स वाई और जेड। अब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और जिस जगह पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं दोस्तों, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, या फिर ओरिजिन। क्या बोलेंगे आप, ओरिजिन, या फिर उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, देखिए कैसे। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे किसी भी पॉइंट की पोजीशन मापी जाती है। ये हो गया। ये तीन एक्सिस हो गए हमारे। इसके अलोन क्या है दोस्तों, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक, अब इसको ऐसे समझिए, जैसे एक्स की डायरेक्शन तो इस तरफ है, मेरे राइट हैंड की तरफ, और वाई की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, और जेड की डायरेक्शन है आपकी तरफ। देखो, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये हो गया। ये तीसरा अगर मार्कर रखेंगे हम, तो एक्स की डायरेक्शन मेरे राइट हैंड की तरफ जा रही है, या आप देखोगे तो आपके राइट हैंड की तरफ है, राइट साइड की तरफ, और जो ये जिसकी आपको टिप दिखाई दे रही है मार्कर की, वो किस साइड है, आपकी तरफ, और वाई वाला है वो है ऊपर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और ये एंगल सारे को क्या होंगे, 90। ठीक है, ये एंगल भी क्या होगा आपका, 90 डिग्री का, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल भी क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे दोस्तों, इस पॉइंट को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। अब देखो रेफरेंस पॉइंट से क्या होगा। अब कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई और जेड। वो थोड़ी देर बाद मूव करके यहाँ पहुंच गया, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x1 y1 और z। ठीक है दोस्तों, x1 y1 और z। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये जो चीज है ये क्या होगा, इनका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे दोस्तों, 0 0 0। ठीक है, अब पोजीशन कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, तो O A वेक्टर है हमारा, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा दोस्तों, x माइनस में 0 I, ठीक है, प्लस में y माइनस में 0 j। ठीक है, और z माइनस में 0। ठीक है, कैसे निकालना है अब देखो, इस ओ ए ये डायरेक्शन है पोजीशन वेक्टर की। ठीक है, तो x2 क्या होगा, x फॉर्मूला क्या होता है पोजीशन वेक्टर निकालने का दोस्तों, पोजीशन वेक्टर निकालने का क्या फार्मूला होगा, पोजीशन वेक्टर निकालने का फार्मूला होगा x2 माइनस में x1 और i कैप क्या है दोस्तों, यूनिट वेक्टर, इसके अलोंग x एक्सिस के, और y2 माइनस में y1 इसके अलोंग होगा, j के मतलब y एक्सिस के अलोंग, तो यूनिट वेक्टर क्या आ गया j, और z2 माइनस में z1 ये किसके अलोंग होता है दोस्तों, z डायरेक्शन के अलोंग, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है। ठीक है,
अब देखो इसका ये क्या हो गया, ओ ए का यूनिट वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर। अब इसका निकालेंगे ओ बी का, ये क्या हो गया, x1 माइनस में 0 आई कैप प्लस में y1 माइनस में 0 जे कैप प्लस में z माइनस में 0। ठीक है, आगे बात समझ में, ये किसका हो गया, ओ बी है। अब चेंज कितना हुआ दोस्तों, पोजीशन चेंज कहां से कहां हुई है, ए से बी गया है, ए से बी गया है, तो ये क्या होगी, डायरेक्शन होगी हमारी। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी आप देखेंगे तो इन दोनों का सम क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखो ए बी निकालेंगे, ए बी कैसे निकालेंगे, ए के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड और बी के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और z, तो ए बी, ये क्या हो गया, x1 माइनस में x आई कैप प्लस में y1 माइनस में y j कैप प्लस में z1 माइनस में z, ये ठीक। तो ये हो गया चेंज इन द पोजीशन, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ए बी। चेंज क्या हुआ है दोस्तों, ए से लेकर कहां पे गया है, बी पे, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, ए बी। ठीक है, ए बी। किसी चीज की पोजीशन कैसे निकालते हैं दोस्तों, रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है दोस्तों, वो पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखते हैं। ठीक है, अब ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट तो ये हो गया। अब देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस पॉइंट में हमने क्या देखा था कि ए से लेकर बी चला गया, कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो उसका पोजीशन वेक्टर के अंदर चेंज देख लिया। अब क्या करेंगे, पोजीशन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कितने टाइम ये पोजीशन चेंज हो रही है, यानी ए से बी जाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इस फ्रेम, इस पूरे सेटअप के साथ, कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ अगर हम एक क्लॉक भी अटैच कर दें, ठीक है, क्या मतलब कि हम ये देखें कि ए से बी को जाने में कितना टाइम लगा है, इसका मतलब हमने इसके साथ एक क्लॉक अटैच कर रखी है जो मोशन का टाइम नोट करेगी। ठीक है, यानी ए से बी के मोशन का, ए से बी जाने का किसी ऑब्जेक्ट का टाइम नोट करेगी, तो उसको बोल देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, इसको बोल देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक क्लॉक को भी अटैच कर देते हैं, उसको बोल देंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आगे बात समझिए, ये है किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कैसे मेजर करते हैं, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, आगे अब देखेंगे कि पाथ लेंथ क्या होती है, और फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये सारी चीजें हम अब पढ़ने वाले हैं। देखो पाथ लेंथ, सबसे पहले देखेंगे पाथ लेंथ क्या होती है। जैसा कि नाम से ही पता चल गया दोस्तों, पाथ, पाथ यानी रास्ता, यानी कोई भी चीज किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ठीक है, तो जिस पाथ को वो फॉलो कर देगी उसकी जो लंबाई होगी उसको बोलते हैं पाथ। ठीक है, पाथ, पाथ का मतलब तो आपको पता ही है दोस्तों, पाथ का मतलब रास्ता, और लेंथ का मतलब लंबाई। यानी नाम से आप समझ सकते हैं कि मान लिया देखो ये ए है और ये हो गया बी, कोई ऑब्जेक्ट ए से चल के बी तक जा रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया उसका पाथ, यानी ए से बी जा रहा है, क्या हो गया उसका पाथ हो गया, रास्ता हो गया। ठीक है, अब इसकी जो लंबाई होगी, मान लिया वो लंबाई एल है, तो वो क्या हो गया दोस्तों, वो होगा पाथ। ठीक है, जिस रास्ते को से मोशन होता है उसको बोलते हैं पाथ, और उस रास्ते की जो लंबाई होती है उसको बोलते हैं पाथ लेंथ। ठीक, तो पाथ लेंथ जब डेफिनेशन देखेंगे तो क्या बोलेंगे दोस्तों,
द पाथ ट्रेवर्स्ड या इन द सॉरी एक मिनट, एक चीज रहेगी इसके अंदर, द लेंथ ऑफ path traversed in the motion। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को आप लिख लीजिए। ठीक है, क्या है कि द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स्ड इन द मोशन, यानी उस रास्ते की लंबाई जो मोशन के दौरान हमने तय की या फिर किसी ऑब्जेक्ट ने तय की। यानी ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से बी जाता है, ए से बी, ये क्या हो गया, ए से बी उसका रास्ता या पाथ, और ए से बी की जो लंबाई है वो क्या होगी, पाथ लेंथ। ठीक, ए से बी तक की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, पाथ लेंथ। ठीक है, दूसरा आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है कि कितनी दूर तक किसी ने मोशन किया। अब आप बोलोगे कि पाथ लेंथ भी, फिर तो पाथ लेंथ और डिस्टेंस में फर्क क्या होगा? पाथ लेंथ और डिस्टेंस में फर्क क्या होगा? कोई चीज ए से बी जाती है और वापस बी से ए आती है, तो जो रास्ते की लंबाई है एक किस्म से वो तो वही रहेगी। ठीक, वो तो वही रहेगी, क्या, ए बी ही रहेगी, एल ही रहेगी। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं हम कि ए से बी जाने के लिए उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की दोस्तों, एल, और बी से वापस ए आएगा तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एल। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी दोस्तों? ठीक, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी दोस्तों? 2l। तो डिस्टेंस के लिए क्या आप बोल सकते हैं दोस्तों? द टोटल पाथ ट्रेवल्ड, पाथ लेंथ नहीं दोस्तों, द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। क्या आप बोलेंगे दोस्तों? द टोटल पाथ ट्रेवल्ड by an object is called as distance। क्या बोलेंगे उसको? डिस्टेंस, यानी जितना रास्ता उसने तय किया है। कैसे? मान लिया वो पहले ए पोजीशन पे, ठीक है, या फिर इसके लिए एक अलग से बना लेते हैं, इसके लिए एक अलग से मतलब बना लेते हैं कि इसको कैसे। ये हो गया हमारी पोजीशन जी। ठीक है दोस्तों, लेकिन वन स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन है तो क्या होगा, वन डायमेंशन लेंगे हम, एक्स एक्सिस लेंगे खाली, वाई और जेड एक्सिस है उसको नहीं लेंगे इस तरह। तो इनिशियल पोजीशन यानी शुरुआत में कहां पे था वो, 0 पे, यहां से चला राइट साइड की तरफ। ठीक है, अब बीच बीच में इसके कुछ निशान दे रखते हैं, 0, 40, 60, 80। ठीक, 80 ये सारी लेंथ है वो मीटर की। ठीक है, मैं लिख देता हूँ किसके अंदर है, मीटर। अब ये पोजीशन है ए, यानी ए पोजीशन से उसने स्टार्टिंग की और कहां पे गया दोस्तों, बी पोजीशन। ठीक है, बी पोजीशन ए से बी, ए से बी। ठीक है, कितना हो गया, 80 मीटर हो गया। अब वो वापिस घूम के आ गया कहां पे, ये हो गया हमारा -20, हो गया -40, ये पोजीशन है सी।
वापस घूम के किस पे आ गया, पोजीशन सी। ठीक है, तो कितना रास्ता उसने तय किया। ठीक है, पाथ ट्रेवल्ड, द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाई, टोटल पाथ कितना, देखो ए से बी जाने के लिए 80 मीटर। अब वापस क्या करेगा, बी से ए पे आएगा, पहले बी से ए पे आएगा तो कितना होगा, 80 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब फिर लास्ट उसका फाइनल पॉइंट क्या है दोस्तों, सी पे पहुंचा है, तो ए से सी की दूरी कितनी है दोस्तों, ए से सी, ये भी कितनी है दोस्तों, 40 मीटर, 40। ये -40 है, -40 का मतलब सिर्फ साइन से मतलब उल्टी दिशा से। देखो ये -40 का मतलब है जो पहले वाली दिशा थी, देखो 0 से राइट साइड वाली जो डिस्टेंस है उसको तो क्या मान लिया, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या मान लेंगे, नेगेटिव। तो डायरेक्शन अपोजिट है, सिर्फ इसीलिए माइनस आया है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा इस चीज का, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 40 मीटर ही इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, 40 मीटर, 40 मीटर। तो अब टोटल डिस्टेंस क्या होगी हमारी, डिस्टेंस टोटल 80, यानी ए से बी तक, फिर बी से ए तक, फिर से 80, और फिर ए से सी तक, कितनी होगी 80, 80 160। ठीक है, और 40 200 मीटर। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की है दोस्तों, 200। ठीक है बच्चों, अब बात आती है तीसरा जो हमारी क्वांटिटी है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट होती है दोस्तों द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी शुरुआत की जो डिस्टेंस है, शुरुआत का जो पॉइंट है उससे लेकर जो फाइनल पॉइंट है उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे, इसी एग्जांपल से देख लेते हैं। शुरुआत क्या कहां से की है उसने, इनिशियल पॉइंट क्या होगा हमारा, ए से शुरुआत की है चलने में, कहां पे गया, बी पे। ठीक, बी पे जाके वापस कहां पे आ गया, ए पे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है उसका, सी। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, सी। तो ये क्या होगा हमारा इनिशियल पॉइंट, ये क्या होगा हमारा फाइनल। ठीक है दोस्तों, अब डिस्प्लेसमेंट, एक बात और है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं होता है इसके अंदर। स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट में हमारे लिए डायरेक्शन है उसका भी महत्व होगा। तो देखो अब इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, ए 0, और फाइनल पॉइंट क्या है, -4। तो जो माइनस बताया था हमने वो किसकी वजह से बताया था, डायरेक्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि जब वन डायमेंशन के अंदर आप वेक्टर लेते हैं ना, वन डायमेंशन
क्या वेक्टर लेते हैं कोई, तो उसमें दो ही डायरेक्शन होती है, या तो फॉरवर्ड या फिर रिवर्स। फॉरवर्ड के लिए हम प्लस ले लेंगे और रिवर्स के लिए माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, नहीं तो क्या लिखेंगे, एसी वेक्टर। ठीक है, एसी वेक्टर, एसी वेक्टर। या फिर अगर साइन ऑफ कन्वेंशन ले तो नेगेटिव के लिए साइड के लिए ना, बैकवर्ड साइड के लिए क्या लेंगे, माइनस। देखो माइनस आ गई। तो फाइनल पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट हमारा क्या है, -40, डिस्प्लेस -40। और क्या करना है, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तभी डिस्प्लेसमेंट आएगी ना। तो फाइनल है -40 और इनिशियल क्या है हमारा 0, तो क्या आ गया, हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, -40। अब -40 डिस्प्लेसमेंट, आप बोलोगे कि दूरी भी क्या माइनस में हो सकती है कोई, इसका मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं है। वेक्टर के कारण क्या कर दिया, हमें वन डायमेंशन में वेक्टर लिखने की बजाय हमने क्या कर दिया, बैकवर्ड जो डायरेक्शन है उसके लिए क्या यूज कर दिया, माइनस। ठीक है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या यूज किया है, प्लस। आगे बात समझ, तो ये हो गया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने की दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे वेलोसिटी और स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है। ठीक है, स्पीड देखेंगे दोस्तों, स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी आप देखोगे तो वेलोसिटी क्या होगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, बात दोनों के अंदर एक है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन की वजह से वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो उसके साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट है। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए क्या यूज करेंगे हम, डिस्टेंस। ठीक, क्या होगी इसकी डेफिनेशन, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब v है वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर लिखेंगे। ठीक, अब ये पहले अब भी बताया था कि वन डायमेंशन के अंदर अगर वेक्टर लेना है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या कर देंगे, प्लस, और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए माइनस। तो इसलिए वेक्टर लिखने की जगह क्या कर देंगे, हम प्लस और माइनस का यूज करेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू dx/, ठीक है दोस्तों, dx/, यानी इस डेफिनेशन का मतलब से क्या, कि जब हम dt मतलब क्या होता है, चेंज इन टाइम, जब हम टाइम को चेंज करते हैं ना तो डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज होता है। ठीक है, यानी मान लिया मैंने किसी मोशन के लिए 1 सेकंड का टाइम है वो चेंज कर दिया। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम चेंज कर दिया, तो उस 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको क्या बोल देंगे, वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो कैसे, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से समझिए। ये हो गया x। ठीक है, x यानी डिस्प्लेसमेंट, y एक्सिस के लिए हमने क्या ले लिया दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट, और x एक्सिस के लिए क्या ले लिया हमने, टाइम। टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएंगे, उससे समझिए। कोई चीज शुरुआत में यहां पे, इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम क्या था, इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम था 3 सेकंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वो चीज यहां पे चली गई। ठीक है, यहां पे चली गई,
क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे टाइम कितना हो गया दोस्तों, मान लिया 6 सेकेंड, और यहाँ पे देखेंगे कि टाइम क्या है 4 सेकेंड। ये एक्स टी ग्राफ क्या बताता है दोस्तों, वेलोसिटी बताता है। एक्स टी ग्राफ देखो, एक्स टी ग्राफ क्या बताएगा, वेलोसिटी। कैसे, जब एक्स के अंदर चेंज होगा, इसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। देखो टाइम 3 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के अंदर, देखो यहाँ टाइम कितना है, 3 सेकंड दिया है, 4 सेकंड, कितना चेंज हुआ, 1 सेकंड, 1 सेकंड। और ये देखो, ये क्या है, मान लिया x की वैल्यू यहाँ पे है 25, और यहाँ पे क्या हो गया 30। तो 1 सेकंड में जो x की वैल्यू है वो कितनी चेंज हुई है हमारी, 1 सेकंड के अंदर x की वैल्यू चेंज हुई है हमारी 5। ठीक है, 5, ऊपर क्या आ गया 5, नीचे क्या आ गया 1। तो v की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 5। अब देखो 5 क्या आ गई, क्या 5 को ऐसे ही लिख सकते हैं, नहीं, हर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है। देखो क्या, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब ये यूनिट कैसे आई, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी है। तो दूरी की यूनिट हमने क्या पढ़ी थी दोस्तों, लेंथ की यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या पढ़ी थी, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझिए। अब देखेंगे कि स्पीड, स्पीड के बारे में और बताएंगे कि स्पीड क्या होगी। उसके बाद देखेंगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए स्पीड क्या होगी दोस्तों, द चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। लेकिन इसमें फर्क क्या है, वेलोसिटी और स्पीड के अंदर, वेलोसिटी और स्पीड के अंदर ये फर्क है दोस्तों कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्या होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब इसको कैसे समझेंगे कि स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये हमने ले लिया ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे देखो टाइम है, यहाँ पे कुछ टाइम है 2 सेकंड, यहाँ पे है 10 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे है 10 सेकंड। आगे बात समझिए दोस्तों, और यहाँ पे ये x और t के बीच में ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है यहाँ पे 50, और यहाँ पे है 10। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगी 10, और ये पॉइंट क्या होगा हमारा 50। आगे बात सुनो। अब इसके लिए हमारी डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों, डिस्टेंस तो होगी, ये मान लिया ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, और हमें मोशन देखना है पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए, सॉरी ये नहीं, इसमें तो हमने इसका स्लोप इस प्रकार कर दिया, माइनस नहीं आएगी इसके अंदर वेलोसिटी। दूसरा ग्राफ लेते हैं जिसके अंदर स्लोप कुछ क्या होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ होगा इसका, सॉरी गलती होगी, फिर से देख लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, ये होगा, एक बार इसको पूरा ही रब कर लेता हूँ, फिर से बनाएंगे। ठीक है,
ये हो गया यहाँ पे 10 सेकेंड, ये होगा 2 सेकेंड। ये हो गया ए हमारा, ये हो गया बी। ठीक है, उसमें गलती क्या थी दोस्तों कि मोशन जब हम देखेंगे 10 सेकंड से 2 सेकंड के लिए नहीं आ सकता, 2 सेकंड से 10 सेकंड, यानी टाइम माइनस में नहीं हो सकता, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। ठीक है, तो देखो 2 सेकंड पे हम मोशन कहां से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ए से, और 10 सेकंड पर कहां पे पहुंच गया बी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है दोस्तों, 50। ठीक है, 50, और यहाँ पे कितनी रहेगी दोस्तों, यहाँ पे मान लिया 20। तो इनिशियल पोजीशन हमारी कितनी थी, 50, और फाइनल पोजीशन क्या होगी, 20। तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस आप पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों हमारी, 50 में से 20 घटाएंगे, 50 में से 20 घटाएंगे तो कितनी होगी, 30, क्योंकि माइनस नहीं है इसकी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे आती है दोस्तों, फाइनल पॉइंट माइनस में इनिशियल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी, फाइनल पॉइंट माइनस में इनिशियल पॉइंट, उसके अंदर 20 माइनस में 50, कितना आ गया, -30। अब यहाँ पे -30 पुट करेंगे, नीचे पुट करेंगे, इतने टाइम के अंदर हुआ है, 2 से लेके 10 यानी 8 सेकंड के अंदर। तो डिस्प्ले वेलोसिटी हमारी क्या आएगी दोस्तों, -30 अपॉन में ये कट गया 15/4, और साथ में क्या आ गया, माइनस। अब देखो स्पीड निकालनी है, स्पीड के केस में क्या होगा, स्पीड के क्या, डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों, टोटल पाथ हमने कितना ट्रेवल किया, 50 पे थे हम, 20 पे आ गए, कितना ट्रेवल किया है, 30 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी हमारी 30, कितने टाइम के अंदर किया, 8 सेकंड, कट के क्या आ गया 15/4 मीटर पर सेकंड, 15/4 मीटर पर सेकंड। तो इसमें क्या है, -15/4, माइनस है -15/4 सेकेंड, और इसमें क्या आ गया 15/4 मीटर पर सेकेंड। तो इसके अंदर डायरेक्शन होती है, इसके अंदर डायरेक्शन होती है। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हो सकती है, सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, वेलोसिटी प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, लेकिन स्पीड हमेशा प्लस ही है। ठीक है, आगे बात सुनिए। तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इससे आगे करेंगे तो हम इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे इस पूरे चैप्टर को। तो आज तो हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, अब जो वीडियो होगी उसके अंदर जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, उसको पढ़ लेंगे। फिर एक्सेलरेशन केस में भी यही इंस्टेंटेनियस और एवरेज। फिर उसके बाद आती है काइनेमेटिक्स इक्वेशन, यानी इन इक्वेशन से हम मोशन को सोल्व कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन जो मोशन है वो इन इक्वेशन की हेल्प से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।